नमस्ते बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 6 हिंदी। हमारा चैप्टर है 8 यानी कि पाठ 8। पाठ का नाम है यात्रा वृतांत किन्नौर। इसमें एक यात्रा के बारे में बताया गया है। किसी देश की यात्रा हो रही है तो लेखक उससे धार्मिक आस्था और रीति रिवाज के बारे में वर्णन के बारे में बताया गया है। इसको हम शुरू करते हैं। मैंने 17 मई को रामपुर, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, में प्रस्थान किया। लेखक एक कहानी सुना रहा है आपको किसकी यात्रा की, किसी देश में जो किसी देश की यात्रा की जा रही है उसका एक वर्णन बता रहा है। तो इसमें लिखा है मैंने 17 मई को रामपुर से प्रस्थान किया। प्रस्थान किया मतलब कि गए कहीं दूसरे देश के लिए। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेले खच्चर नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए 1 घोड़ा का प्रबंध किया। खच्चर जानते हो, गधा। और वो अकेला नहीं जा सकता था, इसलिए उसने क्या किया, 2 खच्चर और 1 सवारी के लिए घोड़े का, सामान ले जाने के लिए गधे का और सवारी के लिए घोड़े का प्रबंध किया। मैंने शाम को ही कह दिया था कि हमें बड़े सवेरे चलना है। सवेरे समय से थोड़ी देर बाद खच्चर रवाना हो सके। सरदार साहब और विद्याधर जी से विदा ली। किससे विदा ली? सरदार साहब और विद्या जी से विदा ली, मतलब कि जाने की आज्ञा ली। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़े थमकने लगा। मैंने समझा अभी शुरुआत है, आगे ठीक हो जाएगा, और चले। किंतु वही रफ्तार। साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है? लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ पीठ कटी है। अब उसकी पीठ पे जो सवारी हो रही थी तो उसको घोड़े को तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने पूछा घोड़े की पीठ तो नहीं कटी। लेकिन उसने पहले बात को घुमाया। फिर जब उसने ज़बरदस्ती की, उससे पूछा तो उसने बोला, हाँ पीठ कटी है। कटी पीठ के घोड़े पर मैं 4 दिन पहाड़ों को पार करके चीनी कैसे पहुंच सकता तो भी मेरे पास वह दिल ना था। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इसे तुरंत अस्पताल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ, मैं घोड़े में प्रतीक्षा करूँगा। अस्तबल जानते हो क्या कहलाता है? जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, बांधा जाता है, उसको अस्तबल कहते हैं। उसने बोल दिया इस घोड़े की पीठ कटी हुई है, जाओ इसको वापस ले जाओ, अस्तबल में रख के आओ और दूसरा घोड़ा लेके आओ, हम जब तक इंतज़ार करते हैं। इसके आगे 9 मील कोई बात नहीं है, यद्यपि मेरे शरीर से निर्बल था और अभी पहाड़ की चढ़ाई उतराई का अभ्यास भी ना था हो पाया, तो भी घोड़ा आने के भरोसे बड़ी चिंता से आगे चला। 3-3.5 घंटे में घोड़ा डाक बंगले में पहुंच गया। घोड़ा रामपुर से 2500 फीट की अधिक ऊंचा था, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। मुझे दोपहर को वहां विश्राम करना था, तो 3 घंटे में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी। उसने थोड़ा सा विश्राम किया, फिर 2-3 घंटे उसका इंतज़ार किया। 2-3 घंटे वहाँ पर इंतज़ार किया, किंतु घोड़ा वहाँ आने वाला ना था। आगे चीनी तक खच्चर के साथ जाने के लिए दौलतराम आ पहुँचे। गधे के साथ जाने के लिए कौन आ पहुँचा? दौलतराम। आगे अभी 12 मील चलना है। 12 मील मतलब कि 12 किलोमीटर और चलना है। रास्ते भी कड़ी चढ़ाई उतराई वाले हैं, मतलब कि कठिनाई वाले हैं। 10 मील के रास्ते में उतराई या समतल पथ पर तो कुछ मालूम नहीं हुआ। 10 मील तक जो उन्होंने चल लिया, 10 किलोमीटर तक चल लिया, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो समतल था। अंतिम 4 मील की कड़ी चढ़ाई थी। अंतिम 4 मील की 4 किलोमीटर की चढ़ाई कैसी थी? बहुत कठिन थी। धूप भी तेज थी। मत पूछिए अंतिम मील में क्या गति बना दी थी, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात ना थी। रास्ते में भूशहरी नारियां डंडे पर के किसी मेले से खूब
बनी ठनी लौट के आ रही थी। रास्ते में उनको शहर की कुछ औरतें मिली, वो कुछ अच्छी सजी सवरी तैयार होके आ रही थी, वो कहीं का मेला घूम के आ रही थी। कोई गीत गा रही थी, किंतु वहाँ देखने सुनने के लिए दिल कहाँ था। उनका मन कर रहा था कि वो सुने, लेकिन उनके पास समय नहीं था। आगे बढ़ तो रहा था, किंतु हर पाँव घंटे पर जान पड़ता था। फिर भी 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गया। 21 मील की यात्रा पूरी करके वो कहाँ पहुंच गए? डाक बंगले पर वहां जाके देखा तो बंगला बंद था। मालूम हुआ चौकीदार साहब मेले में गए हुए हैं, आज रात को शायद ही लौटे। खैर, कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसलिए वह मेला ना जा सका था। नहीं तो उस मकान में 7,000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। बूढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया। पूछताछ करने पर गेट के पास चाबी निकल पड़ी। जो कमरा बंद था उसकी चाबी निकल पड़ी। अब चाहे चौकीदार रात भर मेला करता रहे, हमें परवाह नहीं। वो बोला, अब तो हमें चाबी मिल गई है, चौकीदार मेला घूमता रहे, अब हमें कोई परवाह नहीं है। थोड़ी देर बाद दौलत राम भी खच्चर को हाँक के आ पहुंचा। वो भी पीछे से आ गया। जान पड़ता था वह हमसे भी अधिक थके मदे थे। दोपहर को छाछ मन भर पिया था, इसलिए भूख तो लगनी ही ठहरी, किंतु इस समय थोड़ा लेट जाने का ख्याल था। हमें सबसे ज़्यादा चिंता थी कल की यात्रा की। अगले दिन पैदल चलने की शक्ति नहीं थी। सराहन पहाड़ पर काफ़ी नीचे तक ढलवा बसा हुआ था। 1.5-2 मील चलने पर एक पर्वत आई, जिसके यहाँ बालेधार कहते हैं, जिसे यहाँ क्या कहते हैं? बालेधार कहते हैं। वे पीछे पहुँचते ही सरहान की आंखों से ओझल हो गया। लेकिन अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुँचे थे। उनको कहाँ जाना था? किन्नौर देश जाना था, जो कितना था? 21 मील का था पूरा। उन्होंने क्या कर लिया था? 4 मील 12 मील पैदल चल लिया, फिर 2 मील चल लिया। धीरे धीरे करके वो कहाँ पहुँचे थे? आधे रास्ते में। लेकिन अभी उनको कहाँ जाना था? उनको जाना था किन्नौर, वहाँ वो पहुँचे नहीं थे। अभी 3 मील भी चलना पड़ा। मन्यूरी की धार आई, यहाँ से हम अकेले किन्नौर देश में दाखिल हुए। अब वो दाखिल हुए, वहाँ पर स्त्रियाँ ऊन साड़ी पहने थी। वहाँ पे स्त्रियाँ कैसे पहनी थी? ऊन की साड़ी, ऊन साड़ी पहने थी। हाँ, ऊन साड़ी को ऊनी साड़ी का नाम ना लीजिए, ऊनी साड़ी का नाम नहीं लीजिए, वो कुछ और बना हुआ था ऊन का, वो पहने थे। यह काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कम्बल होता है। जो ऊन साड़ी रहती है वो कैसी रहती है? कम्बल के समान लंबी चौड़ी और एक पतली सी रहती है, जिन्हें स्त्रियां दाहिने कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। यहाँ के नीचे के लोगों को यहाँ के लोग कोची कहते हैं। जो नीचे जाति के रहते हैं उनको कोची कहते हैं। कोची स्त्रियां सिर पर रुमाल बांधती हैं। वहाँ की पहचान क्या है किन्नौर की? कि यहाँ पर स्त्रियां एक कम्बल के समान ऊनी कम्बल के समान साड़ी को लपेटती हैं, और जो नीचे जाति के रहती हैं उनकी एक पहचान है, वो कोची कहलाते हैं। वो सिर पे क्या बांधती है? रुमाल बांधती हैं। किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी पहनती हैं। वहाँ की स्त्रियां भी क्या पहनती हैं? टोपी, जिन्हें 3 भाग में आगे कनपट्टे जाड़ों के नीचे गिनकर कनटोप का नाम देते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।